Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 10 Spheres of the Earth from class 6th SS semester 2. Third is atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of gases up to the approximate height of 850 to 1000 km. The layer of various gases is called atmosphere. The atmosphere cannot be seen with the naked eye. Various gases, water vapors, dust particles, particles of asteroids, salt particles and even microorganisms, insects are mixed with the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर को हम वायुमंडल कहते हैं. हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसकी ऊंचाई लगभग 850 से 1000 किलोमीटर की है. विभिन्न गैसों की इस परत को हम वायुमंडल कहते हैं. द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड. इसका मतलब वातावरण को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. विभिन्न गैसों, पानी के वाष्प, धूल के कण, एस्टेरॉइड्स के कण, नमक के कण और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव जैसे कीड़ी भी इसके साथ वायुमंडल में ही मिले होते हैं. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट. Atmosphere comprises of solid, liquid and gaseous matters. Major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone etc. The atmosphere near the earth's surface is dense. तो वायुमंडल जो है वो हमारा कैसा है? रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन. रंगहीन मतलब यहाँ पे ना तो इसका कोई कलर है, ना तो इसकी कोई स्मेल है, ना ही इसका कोई स्वाद है. और इसी के साथ साथ पारदर्शी होता है. पारदर्शी मतलब ये एकदम ट्रांसपेरेंट है जिसमें से आप आर पार देख सकते हो. तो वायुमंडल में ठोस यानी कि जो सॉलिड चीज़ें हैं, तरल यानी कि जो लिक्विड चीज़ें हैं और गैसियस यानी कि जो गैस है, ये सारे पदार्थ शामिल हैं. वायुमंडल के प्रमुख जो गैस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन इत्यादि हैं. तो पृथ्वी के सतह के पास का जो वातावरण है वो काफ़ी घना है यानी डेंस है. नाउ हियर यू कैन सी द रेशियो ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. हियर वन pie chart is given to you. The blue part you can see is nitrogen, that is 78.3%. Okay, now pink part you can see oxygen, so that is 29.99%. Yellow part is argon, 0.94%. Green part is carbon dioxide, 0.03%, and brown part is other gases, that is 0.01%. So as we go above the earth's surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decreases. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decreases in the above strata. The presence of carbon dioxide after the height of 20 km, oxygen after the height of 110 km and nitrogen after the approximate height of 130 km is seen decreasing. At high altitudes there are only light gases like hydrogen and helium. तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल की अधिकांश गैसें, उसका जो रेशियो है वो घटता जाता है. ठीक है, तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है इसलिए ये हवा के निचले हिस्से में घनी होती है और ऊपर के हिस्से में कम हो जाती है. लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, 110 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन, 130 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद नाइट्रोजन, ये काफ़ी कम होता हुआ दिखाई देता है. और जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं वहाँ केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें ही आपको दिखेंगी. तो यहाँ पे आपको वापस से एक डायग्राम दिया है, 10.2 फिगर दी है, हाइट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर. तो ये देखिए 0 किलोमीटर पे जैसे जैसे आप 20 किलोमीटर पे जा रहे हो तो आपको जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस वगैरह हैं वो आपको मिल रही हैं. फिर 110 किलोमीटर पे आपको ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है. फिर 130 किलोमीटर पे आपको नाइट्रोजन मिल रहा है. और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऐसे हाइड्रोजन और हीलियम जो एकदम हल्की गैसेस है वो आपको मिलेंगी. द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लेस. दिस गैस absorbs ultraviolet rays of sun and protects the planet from the excessive heat of the sun. This gas mostly prevails in the open ground at the time of early morning. In the same way, its ratio is more in the air around the seashore. That is why people go for morning walks in such places because ozone is healthier gas.
वायुमंडल में ओजोन गैस का जो रेशियो है वो बहुत कम है। ये गैसें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है और सूर्य की अत्यधिक जो गर्मी है उसे ग्रह से उस रे से हमारे प्लैनेट की रक्षा करती है। ये गैस ज़्यादातर सुबह के समय खुले मैदान में रहती है। उसी तरह इसका रेशियो समुद्र के किनारे की हवा में अधिक होता है, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर सुबह की ओर सैर के लिए जाते हैं, क्योंकि ओजोन हमारी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी गैस मानी गई है। थिंक, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन बॉटल्स वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन? आप ज़रा सोचिए कि पहाड़ पर चढ़ते समय माउंटेनियर्स ऑक्सीजन की बॉटल क्यों ले जाते हैं। Now, due to the various particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on the earth. It does not become dark or bright suddenly. Sky colors of dawn, before sunrise and dusk after sunset are because of the dust particles. The rays are reflected through the dust particles and we get sunlight. Sound can be heard with the medium of atmosphere. The waves of sound and light are reflected in the atmosphere and returns to the earth's surface, so that transmission of radio and television become possible. Heavenly objects such as meteorites burn due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus, atmosphere proves a natural shield for the earth. वायुमंडल में विभिन्न कणों के कारण सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर फैलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से कहीं अंधेरा हो गया या फिर उजाला हो गया। सूर्योदय से पहले भोर के आकाश के रंग और सूर्यास्त के बाद शाम धूल के कणों के कारण होते हैं। धूल कणों के माध्यम से किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं और हमें सूरज की रोशनी मिलती है। ध्वनि को वायुमंडल के माध्यम से सुना जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश की तरंगें रिफ्लेक्ट होती हैं वायुमंडल में और पृथ्वी की सतह पर लौटता है, ताकि रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण संभव हो सके। वातावरण के घर्षण के कारण मीटियोराइट्स जैसी हेवनली बॉडीज़ भी जल जाती हैं और काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। इस प्रकार वातावरण पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक ढाल साबित होता है। नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम जीव मंडल भी बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेरेवर लिविंग बीइंग इज सीन अलाइव इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जैसे पर्यावरण का ही हिस्सा है। जहाँ पे भी लिविंग बीइंग जीवित देखे जाते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। द लिविंग spheres includes human, vegetation and animal life. Living being on the earth's surface gets food from biosphere. Organisms of biosphere provide variety of food and raw material to the human world. Thus, existence and subsistence of human life is based on biosphere. तो जीव मंडल विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों से युक्त होता है। इस जीवित क्षेत्र में मानव, वनस्पति और पशु जीवन शामिल है। पृथ्वी की सतह पर रहने से जीव मंडल से भोजन प्राप्त होता है। बायोस्फीयर दुनिया के जीव मानव को विभिन्न प्रकार के भोजन और कच्चे माल को प्रदान करते हैं। इस प्रकार मानव का अस्तित्व और निर्वाह बायोस्फीयर पर ही आधारित है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। Biosphere is mostly in the balanced condition, but when human disturbance disturbs the equilibrium of the system, then only many problems arise. Natural food chain is at risk because development is being done by exploiting the environment. The condition is harmful for human beings as well as for environment. अब impact for human activities को मानव गतिविधियों का प्रभाव कहा गया है। बायोस्फीयर ज़्यादा संतुलित स्थिति में होता है, लेकिन जब मानवीय गड़बड़ी प्रणाली के संतुलन को बाधित करती है यानी डिस्टर्ब करती है, तो केवल कई समस्याएं पैदा होती है। प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला जोखिम में है क्योंकि पर्यावरण का शोषण करके विकास क्रिया की जा रही है। यह स्थिति इंसान के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।